चित्रा यक्षिणी की कहानी की सारी स्क्रिप्ट लेकर कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे ही चित्रा कमरे से बाहर निकलती है, आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जब हलचल रुकती है तो युग को फिर से चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, उस दिन जब मैं सारी स्क्रिप्ट लेकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने सोच लिया था कि मैं सारी स्क्रिप्ट को कुएं में फेंक दूंगी, पर फिर मैंने सोचा शायद अनुराग उसे वहां से उठा न ले। मुझे स्क्रिप्ट को पूरी तरह नष्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट को जलाने का फैसला किया। मैंने उस पूरी स्क्रिप्ट को तुरंत जला दिया। उस पर आग लगते ही अनुराग को एहसास होने लग गया था कि मैं उसकी कहानियों को आग के हवाले कर रही हूँ। उसे इस बात का एहसास होता भी कैसे नहीं, मैं उसकी रूह को जो जला रही थी। आखिर एक लेखक की रूह उसकी कहानियों में जो होती है। जब तक अनुराग वहां पर आया उसकी सारी स्क्रिप्ट जलकर खाक हो चुकी थी। खाक होने के बावजूद भी अनुराग ने जलती आग में हाथ डालकर अपनी स्क्रिप्ट को जलने से बचाने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पाया। चित्रा नम लहजे के साथ फिर युग से बोल पड़ती है, स्क्रिप्ट के खाक हो जाने के बाद अनुराग और मेरे बीच बहुत कहासुनी हुई, पर मैं जानबूझकर उसके सामने नाटक करती रही। उसे कहती रही कि मुझे और मेरे बेटे को यक्षिणी से खतरा है, वो हमें मारना चाहती है, वही सब हो रहा है जो तुमने लिखा है, इसलिए मैंने उस स्क्रिप्ट में आग लगा दी। अनुराग को देखकर मैं समझ गई थी कि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि यक्षिणी के ताज का हीरा मेरे पास है। वो तो अपनी कहानियों के जलने के शोक में डूबा हुआ था और मेरे सामने रोते जा रहा था, मुझे कोसते जा रहा था, पर मैं अच्छे से जानती थी कि अनुराग के आंसुओं के पीछे मगरमच्छ के आंसू छुपे हुए थे। मैं जान गई थी कि मैंने सिर्फ अनुराग की कहानियों को आग नहीं लगाई थी, बल्कि उसके अंदर की आग को और भी बढ़ा दिया था, और अब वो फिर एक बार मुझ पर हमला करेगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो दिन में ही मुझ पर हमला करने लग जाएगा, वो भी अपने असली रूप में। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ ही फिर युग से बोल पड़ती है, जब अनुराग मुझसे लड़ झगड़ कर ग्रेवयार्ड कोठी में वापस चले गया तो पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया कि मैं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर वापस जाऊं। उस कुएं के पास मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जहां ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर एक घुटन सी होती है, वहीं उस कुएं के पास मुझे अपनापन महसूस हो रहा था। मैं रात भर नहीं सोई थी, जिस कारण थोड़ी देर कुएं के पास बैठे रहने के कारण ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंखें खुली तो चित्रा के इतना कहते ही आंसू की बूंद में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है और युग देखता है कि चित्रा कुएं के पास ही बड़े आराम से सो रही थी। उसकी साड़ी के पल्लू में हीरे से बंधी हुई वो गठान युग को साफ नजर आ रही थी। चित्रा सो ही रही थी कि तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, चित्रा, चित्रा, चित्रा। चित्रा के कानों में बार बार ये आवाज गूंज रही थी, जिस कारण उसकी नींद टूट जाती है और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल लेती है। चित्रा उस आवाज को सुनते हुए खुद से कहती है, ये कैसी फुसफुसाहट की आवाज थी। चित्रा को फिर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, आओ चित्रा, मेरे पास आओ, आओ, आओ चित्रा। चित्रा उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये आवाज तो कुएं से आ रही है और ये आवाज तो बिल्कुल वैसी है जो मुझे उस दिन सुनाई दे रही थी जब मैं किचन के अंदर थी। चित्रा तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और कुएं के अंदर झांकने लग जाती है। वो देखती है कि कुएं के अंदर सिवाय पानी के और कुछ नहीं था। पानी शांति के साथ ठहरा हुआ था। चित्रा कुएं के अंदर ही देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी? ये अनुराग अब मेरे साथ कौन सा नया खेल खेल रहा है? चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए एकटक नजर से कुएं के अंदर देख ही रही थी कि फिर उसे किसी के उसका नाम फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, चित्रा, चित्रा, चित्रा। फिर से उस आवाज को सुनकर चित्रा घबरा जाती है। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ने लग गई थी। चित्रा फिर एक बार बड़ी गौर से कुएं के अंदर देखने लग जाती है, पर फिर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। चित्रा को भले ही कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे उसका नाम पुकारने की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। कोई बार बार चित्रा का नाम पुकारे जा रहा था। फिर फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। चित्रा डरते हुए कहती है, कौन है? कौन है? यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा कुएं की तरफ झुकने लग जाती है ताकि देख सके कि कुएं के अंदर क्या है। कुएं के अंदर झांकने के लिए चित्रा कुछ ज्यादा ही दूसरी तरफ झुक चुकी थी। चित्रा डरते हुए पूछती है, कौन है यहाँ? कुछ बोलते क्यों नहीं? एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैं हूँ तेरी मौत। जैसे ही चित्रा ये आवाज सुनती है उसके पैर कांप जाते हैं। वो थर-थर कांपने लग जाती है, पर ये डरावनी आवाज कुएं के अंदर से नहीं बल्कि चित्रा के पीछे से आई थी। पीछे कौन खड़ा था ये देखने के लिए चित्रा पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसी वक्त एक हाथ आकर सीधे चित्रा की पीठ पर पड़ता है और चित्रा को धक्का दे देता है, जिस कारण चित्रा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं के अंदर गिरने लग जाती है। पर कुएं के अंदर गिरने से पहले ही चित्रा पूरी तरह पीछे मुड़ जाती है और देखती है कि उसे धक्का देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुराग था। कुएं के पायरी के पास अनुराग खड़ा हुआ था जिसने उसे धक्का दिया था। चित्रा कसकर चीखती है, आह! अनुराग चित्रा को गुस्से के साथ देखते हुए धीरे से बड़बड़ाता है,
मेरी कहानियां जलाई थी ना तूने, अब डूब तू। चित्रा भी गिरते हुए अनुराग को ही एकटक देखते रहती है। चित्रा कुएं के अंदर गिरी रही थी कि उसी वक्त उसकी साड़ी का पल्लू कुएं के अंदर जो एक सलाख बाहर निकली हुई थी उसमें जाकर फंस जाता है और चित्रा बीच में ही लटक जाती है। पर चित्रा का वजन कुछ ज्यादा था, जिस कारण उसकी साड़ी के पल्लू पर का वो हिस्सा फटने लग जाता है जिसमें हीरा बंधा हुआ था और चित्रा कुएं के अंदर वापस से गिरने लग जाती है। चित्रा के कुएं के अंदर गिरते ही अनुराग भी वहाँ से चला जाता है। चित्रा की साड़ी का वो पल्लू जो सलाख में अटक गया था, जिससे यक्षिणी का हीरा बंधा हुआ था, वो भी नीचे कुएं के अंदर गिर जाता है। चित्रा कुएं के पानी के अंदर गिरते ही अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ मारने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लग जाता है कि कोई शक्ति उसे नीचे की तरफ खींच रही है। चित्रा पानी के अंदर डूबने लग जाती है। उसी वक्त चित्रा को कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और वो आवाजें थी यक्षिणी और अनुराग की आवाजें। यक्षिणी अनुराग से कह रही थी, बड़े होकर तुम मेरी कहानी लिखोगे ना अनुराग? और अनुराग कह रहा था, हाँ जरूर लिखूंगा यक्षिणी। यही तो आवाज चित्रा को बार बार सुनाई दे रही थी। चित्रा कुएं के पानी के अंदर डूबी रही थी कि उसी वक्त उसे एक आंसू की बूंद नजर आती है। वो आंसू की बूंद जो लाल थी। यक्षिणी और अनुराग की आवाजें उसी आंसू की बूंद के अंदर से आ रही थी। जब चित्रा उस आंसू की बूंद के अंदर गौर से देखती है तो उसे उसके अंदर यक्षिणी और बचपन का अनुराग नजर आता है। यक्षिणी अनुराग को खाने के लिए सेब दे रही थी। यक्षिणी अनुराग को दैवीय झरने के पास ले जा रही थी। चित्रा को उस आंसू की बूंद में वो सारी यादें नजर आने लग जाती हैं जो बचपन में अनुराग ने यक्षिणी के साथ बिताई थी। कैसे यक्षिणी बचपन से ही अनुराग के पीछे पड़ी हुई थी और उसके बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सके। पर एक अमावस्या की रात यक्षिणी के मना करने के बाद भी अनुराग घाट पर आ गया था और यक्षिणी को उसके पिता को मारना पड़ा था, जिसके बाद यक्षिणी ने अनुराग की उससे उसकी सारी यादें छीन ली थी और इसी कुएं के अंदर डाल दी थी, जिससे आज चित्रा का सामना हो गया था। यक्षिणी और अनुराग के बचपन की सारी यादें देखने के बाद चित्रा मन में सोचने लग जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि सदियों पुरानी कहानी फिर से दोहराई नहीं गई है। एक डायन और प्रेम के बीच में एक डायन आई है जो कि मैं हूँ। यक्षिणी तो बचपन से ही अनुराग से प्यार करती थी। चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि उस लाल आंसू की बूंद के अंदर की सारी यादें खत्म हो जाती हैं। वो यादें खत्म होते ही वो लाल आंसू की बूंद रंगहीन होकर कुएं के पानी के अंदर ही लिप्त हो जाती है। जैसे ही वो लाल आंसू की बूंद गायब होती है, चित्रा और तेजी के साथ कुएं के अंदर डूबने लग जाती है। चित्रा बार बार अपने दोनों हाथ अपने अगल बगल मारकर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, पर जितना वो कोशिश कर रही थी उतनी ज्यादा नीचे डूबती जा रही थी। चित्रा कसकर चीखती है, बचाओ 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 मुझे। चित्रा की समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे अपने आप को बचाए। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी। उसी वक्त चित्रा का ध्यान अपने जूड़े पर जाता है। चित्रा खुद से कहती है, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही होगा। इतना कहकर चित्रा अपने हाथ अपने जूड़े के पास ले जाती है और उसे खोल देती है। जैसे ही वो अपना जूड़ा खोलती है, उसकी लंबी सी चोटी नागिन की तरह उसकी पीठ पर लहराने लग जाती है। अभी चित्रा की चोटी सिर्फ एक बार उसकी पीठ पर लहराई थी कि तभी वो अपने आप पानी से ऊपर की तरफ आने लग जाती है। जैसे जो शक्ति उसे पानी के अंदर पहले खींच रही थी, वो शक्ति खुद अपने आप पीछे हट गई थी। चित्रा बड़ी आसानी से पानी के ऊपर जा रही थी। चित्रा भी पानी की सतह पर पहुंची ही थी कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जब चित्रा अपनी नजरें ऊपर की तरफ करती है तो उसे कुएं के पास एक आदमी नजर आता है, पर सूरज की रोशनी के कारण वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती है। चित्रा कुएं के अंदर से ऊपर की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, ये आदमी कौन है? चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि अगले ही पल एक रस्सी ऊपर से कुएं के अंदर गिर जाती है। चित्रा तुरंत उस रस्सी को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकलने लग जाती है। जब चित्रा कुएं से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी मदद एक आदमी ने की थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उस आदमी को देख रही थी। चित्रा के सामने कोई और नहीं बल्कि रज्जन खड़ा हुआ था। रज्जन ने वो रस्सी कुएं के अंदर फेंकी थी और चित्रा को बाहर निकाला था। कुएं से बाहर निकलने के बाद चित्रा राहत की सांस लेने लग जाती है। अपनी तेज चलती दिल की धड़कनों को गहरी गहरी सांसें लेकर नॉर्मल करने लग जाती है। जब रज्जन को लगता है कि अब वो चित्रा से बात कर सकता है तो वो तुरंत चित्रा से पूछ पड़ता है, आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? चित्रा रज्जन से पलट कर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा पैर फिसल गया था जिस वजह से मैं कुएं में गिर गई थी, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। रज्जन चित्रा को घूरते रहता है जैसे वो ये बात अच्छे से जानता हो कि चित्रा उससे झूठ बोल रही थी, सच्चाई कुछ और ही थी। चित्रा रज्जन से कहती है, शुक्रिया आपका मेरी मदद करने के लिए। रज्जन पलट कर कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं आपकी मदद नहीं करता तो कौन करता? इस दुनिया में तो हर कोई किसी न किसी को धक्का दे रहा है, बचाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, पर कोई न कोई मदद करने आ ही जाता है, इंसानियत के नाते। रज्जन की ये बात कहते ही चित्रा भी उसको घूरने लग जाती है।
रज्जन चित्रा से कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा पूछ पड़ती है, आप कौन है और यहाँ कैसे? रज्जन जवाब देता है, मेरा नाम रज्जन है। इतना कहकर रज्जन खुद चुप हो जाता है। चित्रा फिर पलटकर रज्जन से पूछती है, नाम तो ठीक है पर मैंने पूछा आप यहाँ कैसे? रज्जन कहता है, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? चित्रा कहती है, आप जानते हैं ना कि आप कहाँ पर आए हैं? ये ग्रेवयार्ड कोठी है और इसके आसपास लोग भटकने से डरते हैं तभी यहाँ नहीं आते, इसीलिए पूछा आप यहाँ कैसे? रज्जन पलटकर कहता है, मुझे ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में सब पता है, मुझसे कोई बात छुपी नहीं है, मैं तो यहाँ। रज्जन अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसकी नजर चित्रा की चोटी पर पड़ जाती है, जो चित्रा के कंधे के आगे ही थी और अभी भी नागिन की तरह उसके शरीर पर डोल रही थी। चित्रा रज्जन की निगाहों के मूवमेंट को देख लेती है और उसी वक्त अपनी चोटी को पकड़कर अपनी पीठ के पीछे करती है और उसका वापस से जूड़ा बांधने लग जाती है। रज्जन एकटक नजर से चित्रा की उसी चोटी को देखते रहता है। जैसे ही चित्रा वापस जूड़ा बांध लेती है, रज्जन तुरंत चित्रा को घूरते हुए उससे बोल पड़ता है, डायन, तुम एक डायन हो ना? रज्जन की ये बात सुनकर चित्रा घबरा जाती है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, इसे कैसे पता चल गया कि मैं एक डायन हूँ? आखिर ये आदमी है कौन? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब